एक ऐसा देश जहाँ लोग भूखमरी से मर रहे थे और किसी वक्त ये देश मलेशिया से रिक्वेस्ट करता था कि वो उसे अपनी एक स्टेट बना ले। वो देश दुनिया का सबसे अमीर देशों में से एक देश कैसे बना? एक ऐसा देश जहाँ कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं था और वर्ल्ड मैप में 2 बार जूम करने के बाद भी इस देश को ढूंढना अभी भी नामुमकिन है। और रही बात इसकी पॉपुलेशन की, तो पर स्क्वायर किलोमीटर 7000 पीपल रहते हैं और वही इंडिया में पर स्क्वायर किलोमीटर 430 पीपल रहते हैं। तो कैसे इस देश ने इतने कम समय में इतनी तरक्की कर ली? देखिए, आपको इस वीडियो में कुछ समझ आए या ना आए, लेकिन आपको एक चीज़ जरूर समझ आएगी। एक समझदार लीडर देश को कहां से कहां तक लेकर जा सकता है। आज सिंगापुर जहां पर भी है, उसका श्रेय सिर्फ एक व्यक्ति को जाता है और वो व्यक्ति है ली कुआन यू। की वजह से देश की गरीबी ही नहीं मिटी, बल्कि उसके साथ आज सिंगापुर की जीडीपी यूएस, इंडिया और चाइना जैसे देशों को टक्कर दे रही है। तो बात कुछ ऐसी है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान ने सिंगापुर की बहुत बुरी हालत कर छोड़ दी थी। वो ब्रिटिशर्स फिर से सिंगापुर पर अपना राज जमाने के लिए आ गए थे और अब सिंगापुर के पास आटा खरीदने तक के पैसे भी नहीं थे। जब ब्रिटिशर्स दोबारा आए तो उनको समझ आ गया था, अगर सिंगापुर पर राज करना है तो यहाँ पर एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स ने सिंगापुर को सेल्फ गवर्नमेंट बनाने की इजाज़त दे दी थी। लेकिन जो भी सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में ही रहते थे। जैसे तैसे 1959 में जनरल इलेक्शन हुए और ली 51 सीट में से 43 सीट्स जीत जाते हैं और वहाँ के पीएम बन जाते हैं। अब इसी डिसीजन ने सिंगापुर की किस्मत बदल दी थी। ली के पीएम बनने के बाद ली के सामने उस वक्त बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आई। ली को देश की भूखमरी, अनएम्प्लॉयमेंट, देश की गरीबी को तो मिटाना ही था और इसी के साथ में जो कम्युनिस्ट पावर थी वो सिंगापुर के इलेक्शन को लेकर बिल्कुल खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि यहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बने, जैसे कि अब चाइना में है। देखिए, ली को ये पता था अगर ब्रिटिशर्स ने गलती से भी उनका साथ छोड़ दिया तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर और वहाँ की सिक्योरिटी पर काबू करना लगभग नामुमकिन है। और अगर सिंगापुर को आज के समय में अपने पैरों पर ना खड़ा किया गया तो आने वाले समय में ये देश बचेगा ही नहीं। और अगर देश ही नहीं बचा तो यहाँ के पीएम का क्या फ़ायदा? उस सिंगापुर में उस वक्त बहुत सी कम्युनिटीज़ रहती थी, जैसे मलेशियन, इंडियंस एंड चाइनीज़, और इन सब की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी और इसी कारणवश वहाँ पर झगड़े, क्राइम और दंगे आम थे। अब जो ली हैं वो इन सबको यूनाइट करना चाहते थे और अगर देश यूनाइट ही नहीं होगा तो वहाँ की तरक्की का क्या मतलब? इन सभी को यूनाइट करने के लिए ली ने गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए जहाँ सभी कम्युनिटी के बच्चे आकर पढ़ सकते हैं और इन स्कूलों का मेन फोकस था इक्वालिटी मेंटेन करके रखना। नहीं तो पहले जो मालयास के बच्चे थे वो मालयास के स्कूल में पढ़ते थे और जो चाइनीज़ के बच्चे थे वो चाइना के स्कूल में जाते थे। और अब वहाँ उनसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और लेस फीस वाले स्कूल बने तो वहाँ सभी कम्युनिटी के बच्चे आकर पढ़ने लगे। इस चीज़ ने देश को यूनाइट करने में बहुत मदद की। अब जो सिंगापुर की 70% पॉपुलेशन थी वो झुग्गी झोंपड़ी में रहती थी, वो भी अपनी कम्युनिटी के साथ। और अब ये चीज़ ख़त्म करने के लिए ली ने हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बनाए। एचडीबी झुग्गी झोंपड़ी वाली जगह को खरीद कर उस जगह में एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग बनाकर उसे लेस प्राइस में उन्हीं लोगों को बेच रही थी, जिससे बहुत से लोगों को एक अच्छा घर मिला। इनसे जो लोग एरिया में अलग अलग कम्युनिटी बनाकर रह रहे थे, ये चीज़ ख़त्म होने लगी। इसके साथ ही ली ने देश की नेशनल करेंसी, नेशनल एंथम और ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे कि तमिल, चाइनीज़, इंग्लिश, मालया को बनाया। पीएम ली ये जानते थे ये सारी पॉलिसीज, लॉज बेकार है। अगर देश में करप्शन रहा तो देश के करप्शन को ख़त्म करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जून 1960 में लाया गया, जिसमें यह था कि अगर कोई भी व्यक्ति करप्शन लेता हुआ पकड़ा गया तो उसे 1 लाख सिंगापुर डॉलर और 7 साल की जेल या दोनों हो सकती हैं। इसके लिए स्पेशल सीपीआई भी बनाया गया जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से दूर थी और इसकी रिपोर्टिंग सीधा पीएम को जा रही थी। और अब देश के अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बोर्ड ईडीबी लाया गया, जिसका मेन पर्पस था कि फॉरेन की इंडस्ट्रीज सिंगापुर में सेटअप हों। लेकिन सवाल ये था कि इंडस्ट्रीज सिंगापुर में क्यों आए? तो ली ने फॉरेन इंडस्ट्रीज को सिंगापुर की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो सिंगापुर की गवर्नमेंट की तरफ से फॉरेन कंपनी को जो टैक्स लगने वाले थे उसको कम किया और कई कंपनीज को तो 1-2 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया। ली ये सब कुछ तो कर ही रहे थे, लेकिन उसी के साथ बैक टू बैक मीटिंग कर रहे थे मलेशिया के साथ, ताकि मलेशिया सिंगापुर को अपनी एक स्टेट बना ले, जिससे ली का जो सिक्योरिटी को लेकर डर था वो खत्म हो जाए। और फाइनली 16 सितंबर 1963 को मलेशिया सिंगापुर को अपनी स्टेट बनाने के लिए मान जाता है और शर्त रखता है कि सिंगापुर का जो एनुअल रेवेन्यू है उसमें से 40% रेवेन्यू
मलेशिया की सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा। सिंगापुर एजुकेशन और लेबर को लेकर चेंजेस कर सकता है, लेकिन सिक्योरिटी, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स मलेशिया के हाथ में रहेंगे। लेकिन इनका ये समझौता ज़्यादा समय तक नहीं चला। पार्टीज के बीच कुछ कारणवश लड़ाई हो गई और 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर को ज़बरदस्ती इंडिपेंडेंस दे दी गई। और इसके बाद एक और दिक्कत खड़ी हो गई। ब्रिटिशर्स ने यह कैलकुलेशन की कि सिंगापुर में से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो वो डिसाइड करते हैं कि सिंगापुर को उसके हालातों पर छोड़ देने का। और 18 जुलाई 1967 को ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी को सिंगापुर से बुला लेते हैं। असल में जो ब्रिटिशर्स थे वो सिक्योरिटी देने के साथ साथ वहाँ के कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे थे, और अब ली के पास कोई इमीडिएट ऑप्शन नहीं था इनको एम्प्लॉयमेंट देने का। ली फिर लंदन जाकर ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी आर्मी को फिर से वापस भेज दें, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ली को ये समझ आ गया था अब उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। अब जो भी उन्हें करना है अपने दम पर करना है और अपने दम पर सिंगापुर को कामयाबी की ओर लेकर जाना है। अब ली जल्द से जल्द एक्शन लेने लगते हैं, नई पॉलिसी लाने लगे। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए हज़ार आदमियों की 2 बटालियन बनाई। इनके पास सिर्फ 2 शिप्स थी और एयरफोर्स तो है ही नहीं थी, यानी सिक्योरिटी के नाम पर वो पूरी तरह से घिस गए थे। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और लगातार साउथ ईस्ट कंट्री से मीटिंग करने लगते हैं और द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन को बनाते हैं, जिसमें फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया यूनाइट हों और एक दूसरे के मुसीबत के समय मदद करें और एक दूसरे का सपोर्ट करें। और अब इकोनॉमिकली सिंगापुर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ली 1 जून 1968 को जोरांग टाउन कोऑपरेशन एक्ट बनाते हैं, जिसमें फॉरेन कंपनीज आएंगी और जोरांग में इंडस्ट्री सेटअप करेंगी। और कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए ली कंपनीज के फेवर में ही लॉज एंड रेगुलेशन बनाते हैं, जिसमें कंपनीज का ही मुनाफा हो और कंपनीज के हाथ में ही सब कुछ रहे। और देखते ही देखते सिर्फ 2 सालों में 250 कंपनीज सिंगापुर में आई और 32,000 जॉब क्रिएट की, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ बहुत ज़्यादा कम हुआ। और इसके बाद इन्होंने ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री सेटअप की और इस तरह से सेटअप की कि सिंगापुर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनिंग सेंटर बना। इंडिपेंडेंस के कुछ ही सालों बाद इतनी सारी चीज़ें करना लगभग नामुमकिन थी। ये सब सिर्फ ली की वजह से हुआ और अब सिंगापुर को मलेशिया की भी ज़रूरत नहीं थी। ली यहाँ पर ही नहीं रुके। अब ली ने देखा कि जो कंपनीज है वो वर्कर्स से मेहनत ज़्यादा करवा रही हैं और उनका प्रॉफिट कम हो रहा है। ली ने इस चीज़ पर काम किया और ईयर 1973 में इनका जो ईडी भी था उसने अनाउंस किया अगर कोई भी हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सिंगापुर में सेटअप करेगा तो उसका 5 साल का टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा। और जो कंपनी सिंगापुर में काम कर रही हैं अगर वो अपनी मशीनरीज को अपग्रेड करेंगी तो उनका भी 5 साल का टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा। और अब बढ़ती इकनॉमी को बूस्ट देने के लिए सिंगापुर के बैंक से आने वाले इंटरेस्ट में से 45% टैक्स जो गवर्नमेंट ले रही थी उसे भी बंद कर दिया गया। और अब देखते ही देखते सिंगापुर के बैंक में फॉरेन मनी आने लगी और अब सिंगापुर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बन गया। सिंगापुर ये सब तो कर ही रहा था, इसके साथ वो ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, कम्युनिकेशन स्किल को भी बढ़ावा दे रहा था। इन्हीं सभी कारणों के कारण आज सिंगापुर वन ऑफ द सेफेस्ट, क्लीनेस्ट, ब्यूटीफुल एंड रिचेस्ट कंट्री बना। अब यहाँ पर वर्ल्ड टॉप क्लास एजुकेशन लेवल, बेस्ट एफोर्डेबल हेल्थ केयर सेंटर और वर्ल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बने। और जीडीपी के मामले ये एशिया का नंबर 1 देश है और यहाँ पर हर 6 लोगों में से 1 बंदा करोड़पति है। करप्शन का यहाँ नामो निशान नहीं है और वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी यहाँ पर है। पीएम ली के पास अपनी कुर्सी के बारे में सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं था और इन्होंने लॉन्ग टर्म का सोचा। इसी कारण इनको द फाउंडिंग फादर ऑफ सिंगापुर का खिताब दिया गया। पीएम ली के बनाए हुए रास्ते पर बहुत सी कंट्रीज चली, लेकिन वो पीएम ली की जितने कामयाब नहीं हो सके। तो वीडियो नॉलेजेबल लगा तो लाइक ठोकना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना।